जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि अब तक हम लोग ने हिंदी में 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं और अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा वर्णमाला। ठीक है, तो अगली टॉपिक हम लोग की आज जो हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला पढ़ेंगे। 1 क्लास में या 2 क्लास में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी इसके बाद हम लोग चालू करेंगे संधि। संधि की वीडियो, संधि की क्लास आप लोग के सामने रहेगी। और अगर कोई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जाए। और हाँ, रही बात, और भी टीचर हम लोग के बीच में आने वाले हैं। जल्द ही हम लोग नए टीचर को आप लोग के बीच इंट्रोड्यूस करेंगे। बायो के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, फिजिक्स के टीचर ना। तो आप लोग टेंशन ना बनाए रखिएगा, आप लोग खाली पढ़िए, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बोर्ड को ज्यादातर ध्यान में रखेंगे। ज्यादातर बोर्ड में जैसे कि फिलहाल इस वाले सेमेस्टर कह रहा हूँ, इस वाले ईयर में हम लोग 10th और 12th को फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बने रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। करेंगे कि वर्णमाला। अच्छा, वर्णमाला इसलिए हम लोग चालू करेंगे कि संधि से पहले आपको वर्णमाला के बारे में जानना जरूरी रहता है ना। तो वर्णमाला क्या है, वर्ड क्या होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, हाँ, स्पर्शी व्यंजन क्या है, और 5 वर्ण में विभाजित है वर्णमाला, वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और क्या, जैसे कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, उसमें व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, ये सब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। और स्वर देखेंगे, स्वर के कितने भेद हैं, और मात्रिक स्वर कई ठो है, अमात्रिक स्वर कई ठो है, कुल स्वरों की संख्या कई ठो है। तो ये सब टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। बाकी रह गई बात हिंदी की। हिंदी की धीरे धीरे चैप्टर हम लोग खत्म किए हैं। पीछे के चैप्टर में हम लोग ने क्या देखा है कि वाच्य देखा है, फिर समास देखा है। समास के हम लोग ने भेद देखे हैं, हर एक भेद को अच्छे से हम लोग ने पढ़ा है। तो आप लोग उसको वीडियो को रिपीट कीजिएगा, क्लास को हमेशा देखते रहिएगा ना, ताकि आप लोग के जहन में बना रहे वो चीज। बाकी आज हम लोग वर्णमाला करेंगे, तो आज वर्णमाला का क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या बाकी रहेगा। ठीक है भैया, तो चालू करते हैं ना। चल देखो, जैसे वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। एक तो क्या रहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला कहां से कहां तक रहेगा, अ से लेके नहीं भैया, ए से जेड तक, जिसमें जिसमें स्वर रहेंगे और व्यंजन रहेंगे। स्वर कई ठो रहेंगे, 5 ठो रहेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू। रिमेनिंग क्या रहेंगे, रिमेनिंग व्यंजन रहेंगे। मतलब कुल कितने वर्ड रहेंगे, 26 वर्ड रहेंगे। तो स्वर तो हो गए 5, और यहाँ कितने बचेंगे, 26 माइनस 5 कितने बचेंगे, 21 तो क्या रहेंगे, व्यंजन रहेंगे। इनको क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं, इनको कहते हैं कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहेंगे, वोवेल्स। अरे लिख लेना ना, स्पेलिंग वही गड़बड़ होगी। वोवेल्स, वोवेल्स ना, भावनाओं पे जाना, स्पेलिंग पे ना जाना। और इसको कॉन्सोनेंट, इसको क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग की अंग्रेजी वर्णमाला रहती है, और अंग्रेजी वर्णमाला यहीं पे खत्म हो जाती है। जब आप रीजनिंग पढ़ने जाते हो तो आप लोग को अंग्रेजी वर्णमाला बहुत ही बढ़िया से पढ़ना पड़ता है कि बाएं से चौथा अक्षर, दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। तो जब रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। बाकी हम लोग देखेंगे आज हिंदी की वर्णमाला, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हम लोग देखेंगे हिंदी की वर्णमाला। ये बेसिक जनरल जीके जीएस टाइप क्वेश्चन था, तो ये आपको बता दिया। अब हम लोग देखेंगे हिंदी की वर्णमाला, हिंदी में क्या है, कैसे है, इस चीज को देखेंगे। अच्छा अच्छा, ये बताओ वर्णमाला किसे कहते हैं, आप लोग बता सकते हो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं।
वर्णों के व्यवस्थित व्यवस्थित समूह को या सुव्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अच्छा, आपके सामने अगर मैं पढ़ रहा हूं कि क प च म फ ग स ह र य त्र अ आ क प, तो क्या ये वर्णमाला दिख रही है आपको? क्या आपको लग रहा है कि ये सीक्वेंस है, क ख ग घ का सीक्वेंस मैंने अभी कहा है? क्या अभी कहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा, एक तरीका मैं दूसरा अपना रहा हूं, क अ आ ई उ उ री ए ऐ ओ औ अंग और अह, ये सब अनुस्वार है ना। तो अंग अह, फिर आता है क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श ह छ त्र ज्ञ। अच्छा, ये मैंने क्या कहा है? एक सीक्वेंस से पढ़ा है। तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि क्या कहेंगे? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहेंगे? अगर आपसे कोई प्रश्न कहेगा तो वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के सुसज्जित समूह को वर्णमाला कहेंगे। तो आप आराम से कह सकते हो। अच्छा, यहीं पे आप देख सकते हो कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है, होती है। तो आप कह सकते हैं कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अच्छा, 52, इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें स्वर आएगा और व्यंजन आएगा। फिर व्यंजन को हम लोग डिवाइड करेंगे। स्वर स्पर्शी व्यंजन आएगा, और स्पर्शी व्यंजन आएगा, अंतस्थ व्यंजन आएगा, उष्म व्यंजन आएगा, द्विगुण व्यंजन आएगा, संयुक्त व्यंजन आएगा, अनुस्वार आएंगे। ठीक है, और विसर्ग आएगा, जिसको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे एक डायग्राम खाका देख लेते हैं कि ये 52 आए कहां से हैं। यहीं पे हम लोग देखेंगे तो ये स्वर रहेगा। स्वर कई ठो है भैया? 11 ठो। और यहीं पे व्यंजन, तो व्यंजन कई हो जाएंगे? 52 में से 11 माइनस करोगे, 52 में से 11 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 41, मतलब 41 तो व्यंजन है यहाँ पे। तो पहले क्या रहेंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श 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 व्यंजन कई ठो है? स्पर्श व्यंजन होंगे आपके, स्पर्श व्यंजन कई ठो होंगे आपके? 25 ठो। स्पर्श व्यंजन 25 ठो होंगे। इसके बाद आएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन ये कई ठो है? 4 ठो। फिर इसके बाद आएगा उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कई ठो रहेगा? 4 ठो। फिर क्या रहेगा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कई ठो रहेगा? 4 ठो। और यही रहेगा द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन कई ठो रहेंगे? 2 ठो। और यहीं पर रहेगा अयोगवाह, और ये कई ठो रहेगा? 2 ठो। तो काउंट कीजिए, 25, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 2 19, 19 2 21, 21 को 1 आएगा, रिमेनिंग 2, 2 2 4। तो ये क्या आ जाएगा? 41 ठो। पूरे के पूरे कई ठो होंगे? 41 ठो। ठीक है, अच्छा, इसी में आप देख सकते हो कि मूल व्यंजन होंगे। इसी को हम लोग दो भाग में देखेंगे। एक तो मूल व्यंजन होंगे, मूल व्यंजन। इसी में मूल व्यंजन देख लेंगे। इसी में हम लोग मूल व्यंजन देखेंगे। मूल
व्यंजन। मूल व्यंजन कई होंगे? 39 होंगे। 39 मतलब इसमें क्या क्या आएगा? एक तो आएगा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आएगा, और क्या आएगा? अंतस्थ व्यंजन आएगा, अंतस्थ व्यंजन आएगा, और क्या आएगा? उष्म व्यंजन आएगा, उष्म व्यंजन आएगा। ठीक है, तो ये कई ठो है? ये कौन? ये 25, 25 ठो ये हो गए, और चार, और चार, 25 4 28। अच्छा, और क्या आएंगे? द्विगुण नहीं आएगा इसमें, संयुक्त भी नहीं आएगा, तो ये 33 हो जाएंगे ना। ये 33 ठो है। मूल व्यंजन कई ठो है? 33 ठो ना भैया, मूल व्यंजन 33 ठो है ना। हाँ, तो 5 4 9 4 13 को 3 हासिले करे 3, ये क्या है? 33 ठो है। बाकी ये व्युत्पत्तित व्यंजन है, मतलब व्युत्पन्न, व्युत्पन्न हुए व्यंजन है। ये क्या है? व्युत्पन्न व्यंजन है। व्युत्पन्न मतलब किसी के किसी की सहायता से उत्पन्न हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न व्यंजन। ये कई ठो यहाँ दिख रहा है। तो अब इसको भी डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये कहां से आएगा? ये होगा, हाँ, ये दिख रहा है ना, ये ठीक है। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न व्यंजन, व्युत्पन्न व्यंजन। का हमके समझेला, हीरो है हम। देखो, यहाँ देखो क्या होगा? व्युत्पन्न व्यंजन, व्युत्पन्न व्यंजन क्या होंगे यहाँ पे? कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। यहाँ पे क्या रहेगा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहेंगे। संयुक्त व्यंजन कई ठो है? 4 ठो ये। और द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ये भी उत्पत्ति के उत्पत्तित हुए हैं, द्विगुण व्यंजन। और क्या होगा? अयोग वाह, अयोग वाह, ये कई ठो है? 2 ठो। अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 ठो। ड और ढ ये 4 ठो। स स स ह, नहीं, छत्र, छत्र ज्ञ श्र, छत्र ज्ञ श्र। तो आप इसको कर सकते हो ना। अच्छा, रही बात इसको रटने वाली चीज है, ये सब फैक्ट है, एकदम फैक्ट है, कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। जैसे पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी जितनी है कभी बदलेगी नहीं, बदल भी सकती है इन फ्यूचर, लेकिन वैसे ही ये भी नहीं बदलने वाले ना। तो ये भी क्या है? फैक्ट है। फैक्ट को आप लोग क्या करना है? रटना है। कॉन्सेप्ट को क्या करना है? समझना है। ठीक है, तो फैक्ट रटे रहोगे तो कॉन्सेप्ट बढ़िया से लगेगा। फैक्ट अगर रटे रहोगे तो कॉन्सेप्ट बढ़िया से लगेगा, मतलब संधि बढ़िया से आएगी। अगर बढ़िया से संधि सीखनी है तो संधि बढ़िया से आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसको नोट डाउन करोगे, खूब बढ़िया से नोट डाउन सजा सजा के कर लो। और फिर देखते हैं हम लोग एक एक करके और इसकी खाल उधेड़ते हैं, देखते हैं। पहले पढ़ेंगे हम लोग स्वर। इसमें क्या करेंगे? पहले पढ़ेंगे स्वर पढ़ेंगे। तो हेडिंग नोट डाउन करने के बाद इसमें डालो स्वर, स्वर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डालो आप लोग स्वर। बीस्टर, बीस्टर है। पैसा आ जा, चलो। हो गया होगा, मिटा इसको, इसको मिटा दे, मिटा दे भैया। लिखे नहीं, कुछ नया मिला इसमें? कहाँ मिला नया? जय बार पढ़ो तय बार नया मिले। आगे देखो,
देखो अगले अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला तो बहुत कुछ कह रहा है। पिछला क्या कह रहा है वो देखो। हिंदी देखो ना। हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? स्वर। 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 अच्छा, देखते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाएगा? स्वर कहा जाएगा। स्वर को बोलने में हमें किसी की सहायता नहीं पड़ती। इसको समझो आप। जैसे जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं क, अगर मैं लिख रहा हूं क, अगर मैं ये क लिखा हूं तो इसमें मैंने क्या क्या मिलाया है? इसमें मैंने क्या क्या मिलाया है? आधा क और अ, तब जाके मिला है ये दोनों और ये बना है। ठीक है, आधा क और अ मिला है तो बाद में क्या बना है? क बना है। ठीक है, आधा क और अ मिलके क्या बना है? अ। अच्छा, मुझे खाली वर्णमाला में अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं क या फिर हलंत डालूं, मैं स्वर की सहायता ना लूं, मैं इसको स्वतंत्र से बोलूं, क्या मैं इसको बोल पाऊंगा? क, क्या बोलूंगा? क, क्या बोलूंगा? क। जैसे कक्कड़, नेहा कक्कड़, कक्कड़। जैसे कक्कड़, कक्कड़ ना। तो आधा का है, फिर पूरा का है, फिर ड़ है, कक्कड़ हो गया। क्या हो गया? कक्कड़। तो इसको हम लोग को बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए व्यंजन को स्वतंत्र वर्ण नहीं कहा गया है, हम लोग स्वर को स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिख दूं अ, क्या इसको बोलने किसी की सहायता लेनी पड़ रही है? अभी मैं इसको लिख दूं आ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो 11 के 11 स्वर हैं। इनको बोलने में मुझे क्या किसी की सहायता लेनी पड़ रही है भैया? क्या किसी भी अन्य वर्ड की सहायता लेनी पड़ रही है? नहीं लेनी पड़ रही है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि जो स्वर हैं, स्वर वर्ड क्या है? स्वतंत्र स्वर है। तो एक हम लोग को मिल गया, एक पॉइंट, बस पॉइंट मिलना चाहिए। तो एक पॉइंट मिला इसमें। तो क्या लिखोगे आप? स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड, बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं, कहलाते हैं। इसी को लिख दो अगले सेंटेंस में। इन्हें उच्चारण करने में, इन्हें उच्चारण, इन्हें उच्चारण करने में किसी की, किसी अन्य, किसी अन्य वर्णों की, वर्णों की आवश्यकता, आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। देखो भैया, चलिए, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इन्हें उच्चारण करने में किसी अन्य वर्डों की सहायता नहीं ली जाती, नहीं ली जाती। ठीक है, तो इसको क्या करिए आप लोग, नोट डाउन कीजिए। और हम लोग देखते हैं यहीं पे क्या देखेंगे कि स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। यहाँ पे लिख लीजिए 11 स्वर। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, तो अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ कितने वर्ड हो गए? 11 हो गए। ठीक है, अभी हम लोग स्वर को देखेंगे कि कुछ आधार पे स्वरों को बांटा गया है। जैसे व्युत्पत्ति के आधार पे स्वर के कितने भेद हैं? मूल स्वर हैं और व्युत्पन्न के आधार पे मूल स्वर हैं और यौगिक स्वर हैं। तो दो भागों में बांटा गया है। यौगिक में दो भाग होते हैं, एक सजातीय होगा और एक विजातीय होगा। तो हम लोग उसको देखेंगे अभी। ठीक है, तो अगली हेडिंग क्या रहेगी हम लोग की? स्वर के प्रकार।
स्वर के प्रकार, विभिन्न आधारों पर स्वर के प्रकार। पूरी हेडिंग लिखते हैं ना, इतना नोट डाउन कीजिए, तब हेडिंग लिख के फिर से चालू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्डों को स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, अरे हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। अक्षरा अक्षरा। तो देखो यहां क्या होगा कि जैसे विभिन्न आधारों पर, विभिन्न आधारों पर स्वरों के भेद, विभिन्न आधारों पर स्वरों के भेद। इसमें पहला हम लोग देखेंगे व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। तो इसमें पहला रहेगा मूल स्वर। अब ये मूल स्वर कई ठो है? अ, ई, उ और री। ये 4 क्या है? आपके मूल स्वर हैं। ठीक है, ये मूल स्वर हैं। बाकी दूसरा क्या रहेगा? यौगिक स्वर। इसमें मैं क्या करूंगा? स जाति को एक जगह लिखूंगा और बी जाति को एक जगह लिखूंगा। तो इसमें क्या रहेंगे? इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, और दूसरा क्या रहेगा? विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में कौन कौन आएंगे? एक तो आएगा आ। अच्छा, ये किससे मिलके बना है? ये किससे मिलके बना है? अधन, अ से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? अधन अ से मिलके बना है। और एक क्या रहेगा? ई। और एक क्या रहेगा? ई, मतलब बड़ी ई। तो ये किससे मिलके बनी है? छोटी ई धन छोटी ई से। और यहीं पे विजातीय स्वर में कौन कौन आएंगे? एक तो आएगा ए आएगा, एक तो आएगा आई आएगा, एक तो आएगा ओ आएगा, और एक आएगा और आएगा। ठीक है, तो ए से क्या बना है? ए किससे किससे मिलके बना है? अधन ई से मिलके ए बना है, और अधन ए से मिलके आई बना है, अधन उ से मिलके ओ बना है, और अधन ओ से मिलके अ बना है। तो आगे देखते हैं, इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, देखिए अगली हम लोग ने एक चीज कंडक्ट किया है ना। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद, मूल स्वर, यौगिक स्वर के सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर कौन कौन से है? समान जाति से बने हुए हैं, अ और अ, ई और ई से। और विजातीय स्वर ए और ऐ, ओ और औ। और ई ए किससे मिलकर बना है? अधन ई से। ऐ किससे मिलकर बना है? अधन ऐ से। ओ किससे मिलकर? अधन उ से। और औ अधन ओ से। ठीक है, तो हम लोग ने एक चीज कंडक्ट किया है कि दिवाली ना मनाओ घर पे। दिवाली के दिन भी हम लोग ने क्लास रखा है, तो जो कि कल और परसों के दिन है। डेट क्या रहेगी? 30 और 31 तारीख को हम लोग क्या करेंगे? मैथ पढ़ेंगे। मैथ में
बढ़िया बढ़िया टॉपिक, कैलकुलेशन वाले टॉपिक, जो कि जिसमें बच्चा फंसता है, वो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस रहे, चाहे परसेंटेज रहे, चाहे ट्रिग्नोमेट्री रहे, कि कौन सा ऊपर चले जाएगा, कौन सा नीचे चले जाएगा, पावर में माइनस रहेगा तो क्या होगा, पावर में प्लस रहेगा तो क्या होगा, ऐसे सबके टॉपिक, फ्रैक्शन वाले टॉपिक, बोर्ड मास वाले टॉपिक, छोटे छोटे जो कैलकुलेशन रहते हैं, जो कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग के लिए मोस्ट वेलकम, चाहे यहाँ पढ़ता हो बच्चा, चाहे ना पढ़ता हो, 2 दिन 2 घंटा आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को आना है। ठीक है भैया, चलिए। तो आप लोग आ सकते हो, आप लोग के लिए मोस्ट वेलकम है ऑफलाइन बैच में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या रहेगा। अगला पॉइंट क्या रहेगा, अगला टाइप हम लोग क्या देखेंगे। अगला पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग, दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वर के भेद देखते हैं। जीवा के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा कि इसमें क्या होगा, 3 टाइप है, पहला, दूसरा और तीसरा। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर, तो अग्र स्वर में क्या क्या आ जाएगा, ई, ई, ए और ऐ, और एक आएगा री। मध्य में केवल और केवल क्या आएगा, हाँ। और पश्चिम में क्या आएगा, अ, उ, उ, ओ और अब। ठीक है, तो ये सब क्या आएंगे, पश्च स्वर में आएंगे। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। अरे यार, एक गड़बड़ हो गया ना, यहाँ आ नहीं रहेगा, यहाँ अ रहेगा। ठीक है, और यहाँ आ रहेगा। ठीक है भैया, तो इसको करेक्शन कर दीजिएगा, रेक्टिफाई कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक क्या रहेगा, दूसरा टॉपिक, दूसरा हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, मुख विवर के आधार पे स्वर के भेद। ये जीवा के आधार पे, ये इतने भाग जीव के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, इसलिए इसमें अग्र स्वर कहा गया है। ये जीव के मध्य भाग से बोला जाता है, इसलिए मध्य स्वर कहा गया है। ये जीव के पश्च भाग से कहा गया है, इसके लिए पश्च स्वर। अच्छा, आप लोगों का काम है प्रैक्टिकल पे ना जाना ना भैया, रटना है रट डालिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल पे ना जाइएगा, कि प्रैक्टिकल में ऐसा ही रहेगा ना। तो दिवाली मनाइए, लेकिन पढ़ाई के साथ आइए आप लोग, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर क्लास ले रहे हो तो सीखने को तो मिलेगा ही, साथ में दिवाली बोनसों मिलेगा हम लोग। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैथ का कैलकुलेशन पढ़ने आइएगा ना। हाँ, आना है। बाहरी बच्चों को भी पकड़ के लाइए, 2 घंटा घूमिए फिर यहाँ, 2 दिन आके यहाँ पढ़ा 2 घंटा। टाइमिंग रहेगा 12 से 2 बजे तक। ठीक है, आप लोग भी इधर सुबह काम कर लो, दोपहर में आराम ना करो, पढ़ लो आके, फिर शाम को जाके काम कर लो। तो सबको मद्देनजर रखते हुए यही करना है ना। आगे देखते हैं, तीसरा क्या है, मुख, तीसरा रहेगा मुख विवर। मुख विवर के आधार पर स्वरों के भेद। मुख विवर के आधार पे स्वरों के भेद। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या रहेगा कि मुख विवर, इसमें क्या रहेगा,
पहला रहेगा समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर कौन कौन से? यूरी, यूरी जैसे मुख कम खुलता है। समृद्ध स्वर ई, ई, उ, उ, ये क्या हो गएंगे? समृद्ध स्वर। दूसरा क्या रहेगा? अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध, अर्ध समृद्ध स्वर। इसमें इसकी अपेक्षा अधिक मुंह खुलता है। क्या? तो एक चोटी, एक चोटी वाले जितने भी स्वर हैं क्या आएंगे? अर्ध समृद्ध होंगे, ए और ओ। ठीक है। और क्या रहेगा? विवृत, विवृत स्वर। मुख सबसे अधिक खुलता है तो आ में मुख सबसे अधिक खुलेगा। और अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा? दो चोटी वाले सभी स्वर। एक तो अ रहेगा जो रिमेनिंग रहेंगे, एक अ जो डॉक्टर वाला ऑफिस वाला अ है, एक और रहेगा। और क्या रहेगा? ओ, ए, ऐ, एक रहेगा ऐ, एक रहेगा आओ। ठीक है। तो इतने आपके क्या आ जाएंगे? मुख विवर के आधार पर। चलिए देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं ओष्ठ प्रयोग के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। तो चौथा टाइप क्या रहेगा? ओष्ठ के प्रयोग के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। क्या रहेगा? ओष्ठ के प्रयोग के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। तो यहीं पे लिख दीजिए ओष्ठ के, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के स्वर का भेद। ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर स्वर का भेद। एक तो पहला रहेगा क्या? वृत्तमुखी, वृत्तमुखी स्वर। और दूसरा क्या रहेगा? अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी स्वर। ठीक है। तो डालिए आप लोग टाइप वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर। अच्छा, चलिए चलिए भैया देखते हैं आगे। तो वृत्तमुखी स्वर कौन से होंगे और अवृत्तमुखी स्वर कौन कौन से होंगे? वृत्तमुखी स्वर होंगे चार। चार कौन कौन से होंगे? ये होंगे चार। चार कौन कौन से होंगे? उ होगा, उ होगा, ओ होगा और अ होगा। ठीक है। और रिमेनिंग अवृत्तमुखी होंगे सात। सात कौन कौन से होंगे आपके? कि
अ होगा, आ होगा, ई, बड़ी ई, उ हो गया, री, ए और आई। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14। चलिए, हो गया। आगे देखते हैं। ठीक है, तो इतना स्वर होता है। स्वर के बारे में हम लोग ने बहुत गहन अध्ययन कर लिया, इतना कोई कंपटीशन में नहीं पढ़ाता होगा ना, तो इतना आप लोग पढ़ लेना, इतना आपको जुबान पे रहना चाहिए। स्वर के भेद, मेनली स्वर के भेद, और एक चीज और आपकी जुबान पे रहना चाहिए कि मात्रिक और अमात्रिक स्वर। देखते हैं हम लोग, इसके बाद की हेडिंग देख लेते हैं, मात्रिक और मात्रा के आधार पे स्वरों के भेद। मात्रा के आधार पे स्वरों के भेद, जल्दी हो गया भैया ना, बुरा मत मानना, नाक पोछा था मास्टर साहब। अरे भैया सर्दी है, सीजन वाली चीज है, अगर सर्दी नहीं होगी आपको तो ऐसा लगेगा कि आपको पीलिया हो गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जॉन्डिस। ठीक है, तो सर्दी होना भी साल भर में एक बार जरूरी है, बल्ली बरोबर हो जाए बात अलग है। तो मात्रा के आधार पर, मात्रा लिख देना, यही खाली मात्रा लिख दो, एक मात्रा के, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कई ठो हैं। एक मात्रिक स्वर है, मात्रिक, मात्रिक स्वर, और दूसरा अमात्रिक, अमात्रिक स्वर होंगे। तो मात्रिक स्वर कई ठो हैं, मात्रिक स्वर जिनकी मात्राएं हों, तो जैसे आ की मात्रा नीचे लिखेंगे, ई की मात्रा लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे, री की मात्रा भी लिखेंगे, और ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, औ की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक है, तो इसकी मात्रा लिखिए, इसकी मात्रा क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, इसकी मात्रा क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, और इसकी मात्रा क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, और इसकी मात्रा क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, और इसकी मात्रा कुछ ऐसी होगी ना, और इसकी मात्रा कुछ ऐसी होगी, और इसकी मात्रा क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, नहीं कुछ ऐसी होगी ना, और इसकी मात्रा कुछ ऐसी होगी। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और अमात्रिक स्वर क्या होगा, अ जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, तो स्वर हम लोग ने बढ़िया से कर लिया है। कितना टाइम हुआ भैया, हाँ? हाँ? ठीक, तो स्वर हम लोग ने बढ़िया से देख लिया है। अगला जो लेक्चर रहेगा उसको हम लोग व्यंजन देखेंगे। ठीक है, तो व्यंजन के बारे में खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, और पढ़ते रहिए आप लोग ना, हम लोग आप लोग के लिए थक नहीं रहे, आप लोग भी पढ़ने से थकिए ना। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं, तो आपको अगर हम लोग 100% आपको दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो आपको 101 नहीं 200% आपको एफर्ट करना पड़ेगा कि हाँ भैया हम लोग कर रहे हैं तो आखिर आप ही के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। दिवाली हर साल आएगा, दशहरा हर साल आएगा ना, लेकिन एक बार जब आप 10-12 फेल हो जाएंगे तो फिर एक साल बर्बाद हो जाएगा आपका, उसके बारे में सोचिए। 2 दिन के चक्कर में एक साल पूरा ना बर्बाद कीजिए ना। और ये भी कहने, घर वाले ऐसे कहते हैं कि हाँ 2 दिन में पढ़ के राजा हो जाएगा ना, तो कह देना भैया हाँ हम राजा हो जाएंगे। यही घर वाले कहेंगे कि का करत रहा सार भर पढ़ला तो फेल कैसे हो गया। तो पढ़िए, सब पे पढ़िए ना, तो सब पे बीती है, टेंशन ना लो, पढ़ो खाली जितना मन सके, अपने 24 घंटे में से जितना यूटिलाइज पढ़ाई में कर सकते हो, जितना समय यूटिलाइज पढ़ाई में कर सकते हो आप लोग पढ़ाई में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।